बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल प्रिंसिपल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रिफ्रैक्शन का सेकंड लेक्चर, जो कि है हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने रिफ्रैक्शन से क्या लिया था, इंट्रोडक्शन लिया था कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बताया था बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम विथ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा तो पहले उसको देख लें, फिर इस लेक्चर पे आए तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, और इसके बाद हमने आपसे डिस्कस किया था व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जो कि मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही है, उन दोनों की स्पीड का जो रेशियो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो कि तरीका होता है एक ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर करने के लिए, एक क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं हम लोग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो उसमें हमने कुछ रिलेशंस पढ़े थे, जैसे कि हमने पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 से N से भी रिप्रेजेंट करते हैं और म्यू से भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, म्यू बोलते हैं और इसको एन बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों ही रिप्रेजेंटेशन होते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। ठीक है, तो मैंने आपसे बताया था उस दिन और आपसे डेराइव भी करवाया था। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने क्या लिखा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, ऐसा मैंने आपसे बताया था। इसी रेशियो को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोले थे। अब मान लेते हैं कोई दो मीडियम लगातार चेंज होने वाले मीडियम है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ मैंने दो मीडियम लगा रखे, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है और यहाँ का म्यू2 है। अगर लाइट रे ट्रेवल करेगी म्यू1 से म्यू2, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, इसको लिखने का तरीका मैंने आपसे बताया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज रिटन एज दिस, मतलब इस तरह से लिखते हैं हम लोग ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अब इसका फॉर्मूला अगर हम लोग डिराइव किए थे क्या, वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम अपॉन वेलोसिटी इन सेकेंड मीडियम इज इक्वल टू लैम्डा का भी डायरेक्ट रिलेशन होता है, λ1 इज इक्वल टू λ2। ये सारे डेरिवेशन हम लोगों ने इससे प्रीवियस लेक्चर में समझा था। ठीक है, अब हम लोग आज पढ़ने आए हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में भी हमको दो ही लॉ पढ़ने हैं। कितने लॉ पढ़ने हैं, दो लॉ पढ़ने हैं। तो पहला लॉ क्या कहता है, पहला लॉ कहता है कि इंसिडेंट, पहले हम लोग थोड़ा डायग्राम से समझ लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये कोई बाउंड्री है जो कि दो मीडियम को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। ये एक मीडियम है, ठीक है, एक बाउंड्री है जो कि इस मीडियम को सेपरेट कर रही है। मान लेते हैं ये हमारा है एयर, ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं ग्लास। ठीक है, ये ग्लास है हमारे पास। ठीक है, तो ग्लास जो होता है वो डेंसर होता है एयर से। ठीक है, जो ग्लास की डेंसिटी होती है वो एयर से ज्यादा होती है। इसका मतलब जो ग्लास है वो डेंसर मीडियम है। ये कैसा मीडियम हो गया, डेंसर मीडियम हो गया, और ये क्या हो गया, रेयरर मीडियम हो गया। ठीक है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम। मान लेते हैं कोई लाइट रे आके इस सरफेस से टकराती है। ठीक है, तो ये लाइट रे आके इससे टकराई, तो इसका मतलब क्या हो गई, इसको बोलेंगे हम लोग इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे बोलेंगे। और अगर इस सरफेस पे अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर दें, इस सरफेस पे इस सरफेस पे अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर दें, इस सरफेस पे अगर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दें, तो ये हो गई हमारी नॉर्मल रे हो गई। ठीक है, नॉर्मल रे। अब मैंने आपसे बताया था कि जब लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो बेंड होती है। इसी फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
तो यहाँ पे फर्स्ट मीडियम एयर है, सेकंड मीडियम ग्लास है। तो अगर लाइट एयर से ग्लास की तरफ जा रही है तो क्या होगी, लाइट रे जो है वो बेंड होगी। अब मैंने आपसे बताया था कि जब लाइट रे रेयरर से डेंसर की तरफ जाएगी, रेयरर से डेंसर में जाएगी, तो किधर मूव करेगी, टूवर्ड्स नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। ठीक है, आरडी से टूवर्ड्स नॉर्मल, यानी रेयरर से डेंसर की तरफ जाएगी तो किधर मूव करेगी, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी। ठीक है, तो नॉर्मल रे हमारी कौन सी है, यही वाली तो है ना नॉर्मल। तो जाना तो इसको कैसा है, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये बेंड होगी टूवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, और ये हो गई हमारी रिफ्रैक्टेड रे। क्या हो गई, रिफ्रैक्टेड रे। आई बात समझ में। ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे और ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, जो एंगल इंसिडेंट रे नॉर्मल रे के साथ बनाएगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो एंगल इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाएगी उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो एंगल नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे बनाएगी उसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, दो ही, देयर आर टू लॉज, देयर आर, यहां पे हम लिख देते हैं, इसको आप लोगों ने नोट कर लिया तो इरेज कर दें, हम नोट कर लिए। ठीक है, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के कितने लॉ हैं, दो लॉ हैं। ठीक है, रिफ्रैक्शन के दो लॉ हैं। पहला लॉ क्या कहता है, पहला लॉ कहता है इंसिडेंट रे नॉर्मल रे एंड रिफ्रैक्टेड रे lies at a point in a same plane, क्या कह रहे हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्रैक्टेड रे लाई एट अ पॉइंट इन अ सेम प्लेन। मैंने आपसे बताया, ये मान लेते हैं हमारे पास रेयरर मीडियम है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास डेंसर मीडियम। कोई लाइट रे आके इंसिडेंट करती है इस सरफेस पे। ठीक है, एक परपेंडिकुलर, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और ये हो गई इंसिडेंट रे। ठीक है, अब जब ये नॉर्मल रे, अब जब लाइट रे इंसिडेंट करेगी रेयर से डेंसर मीडियम में तो किधर मूव करेगी, टूवर्ड्स नॉर्मल की तरफ मूव करेगी। ठीक है, जाना तो इसको इधर चाहिए था, लेकिन टूवर्ड्स नॉर्मल इवेंट करेगी तो ये हो जाएगा एंगल आर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला लॉ ये कहता है इंसिडेंट रे मतलब ये ए बी, एओ नाम दे देते हैं। ठीक है, इंसिडेंट रे एओ एंड नॉर्मल रे हो गई एनओ। ठीक है, एनओ एंड रिफ्रैक्टेड रे कौन सी, ये हो गई, मान लेते हैं ओपी। लाई एट अ पॉइंट, ये तीनों एक ही पॉइंट पे मीट करेंगी, एक ही पॉइंट पे मिलेंगी। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे इसको, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। लाई एट अ पॉइंट इन अ सेम प्लेन, यानी ये जो तीनों रेज होंगी वो किस प्लेन में है, इस बोर्ड के प्लेन में ही लाई कर रही हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात। जैसे हम लोगों ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था तो उसमें भी ये पॉइंट था, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। वहां पे रिफ्लेक्टेड था, यहाँ पे रिफ्रैक्टेड है। ठीक है,
लाई एट अ पॉइंट इन अ सेम प्लेन। ये तीनों ही रेज एक ही प्लेन में होंगी, जो कि यहाँ पे प्लेन कैसा है, बोर्ड का प्लेन। हम लोग जिस पे ड्रॉ किए हैं वो बोर्ड का प्लेन है, और किसी एक पॉइंट पे मीट करेंगे। ये हमारा था फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ क्या कहता है, जिसे हम लोग स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ठीक है। तो सेकेंड लॉ क्या कहता है कि जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। मान लेते हैं ठीक है, जो स्नेल साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया कि ऐसा तो कोई उनके पास प्रूफ था नहीं कि ये कैसा लॉ है, क्या करें हम। उन लोगों ने कई बार प्रयास किया, तो कोई कुछ पढ़ने की स्टडी करने के लिए किसी भी फिनोमेना को कुछ नियम बनाए जाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा देखा, जब एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, ठीक है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस वो चेंज करते गए। मान लेते हैं इस बार एंगल उन्होंने लिया I1, ठीक है, क्या लिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो था, उन्होंने एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 लिया, तो जो रिफ्रैक्टेड एंगल आया वो क्या आया, R1 आया। क्या आया, ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया, ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया रिफ्रैक्टेड है, ठीक है। जो पहले मान लेते हैं वो पहले में लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू I1, तो रिफ्रैक्टेड एंगल मिला R1, ठीक है। मान लेते हैं जब दूसरा उन्होंने लिया एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया I2, ठीक है, तो जो रिफ्रैक्टेड एंगल मिला वो मिला इनको R2, ठीक है। ऐसे उन्होंने कई बार किए, ठीक है। I3, तो उसके लिए मिला R3, ठीक है। तो उन्होंने ये पाया कि जो साइन ऑफ एंगल I1 और साइन ऑफ एंगल R2 का जो रेशियो आ रहा था वो सभी एंगल ऑफ इंसिडेंस पे कॉमन मिल रहा था। मतलब साइन ऑफ एंगल ऑफ I1 अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ R2, साइन ऑफ एंगल ऑफ I2, सॉरी यहां पे होगा I1, ठीक है, साइन ऑफ I2 अपॉन साइन ऑफ R2 इज इक्वल टू साइन ऑफ I3 अपॉन साइन ऑफ R3। तो ये जो तीनों रेशियो उन्होंने निकाला वो किसी एक कांस्टेंट के बराबर, मतलब कि तीनों ही की वैल्यू सेम आ रही थी। जो इन दोनों का एंगल ऑफ I और R का जो रेशियो था साइन का, वो तीनों ही बार क्या आ रहा था, एक कांस्टेंट नंबर आ रहा था, कांस्टेंट नंबर, जो कि बाद में हमें पता चला कि वो क्या है, ये जो कांस्टेंट है वही है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम विद रिस्पेक्ट टू दिस। समझ में आई बात। जो साइन का रेशियो था एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ साइन का एंगल रिफ्रैक्टेड एंगल के साथ, वो एक कांस्टेंट के बराबर आ रहा था, जो कि कांस्टेंट क्या था, ये था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर था, ठीक है। यही था सेकेंड लॉ। इसी लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ बोलते हैं, स्नेल्स लॉ, ठीक है। ये हो गया सेकेंड लॉ। यही दो लॉज हैं रिफ्लेक्शन के। पहला मैंने क्या बताया, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्रैक्टेड रे लाई एट अ पॉइंट। तीनों ही रे एक ही पॉइंट पे मिलेंगे, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, और तीनों ही रे एक ही प्लेन में होंगी। जैसे कि यहां पे मैंने ड्रॉ किया था, तो देखिए इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्रैक्टेड रे तीनों ही बोर्ड के प्लेन पे हैं। कैसी हैं, बोर्ड के प्लेन में ही हैं, इसलिए ये तीनों ही क्या है, एक ही प्लेन पे और एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, ठीक है। और दूसरा लॉ क्या कहता है कि साइन, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल to the sine of refracted angle is equal to some constant, that constant is known as refractive index। ये हम उनका था सेकेंड लॉ। आई बात समझ में।
क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। अब हम लोग कुछ फिनोमेनास पढ़ते हैं जो कि या तो इफेक्ट कह लेंगे, ठीक है, इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के क्या क्या इफेक्ट्स हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कि क्या क्या इफेक्ट्स हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के जो हमें डेली लाइफ में देखने को मिलेंगे, ठीक है। आई बात समझ में? इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ में जो रिफ्रैक्शन है उसका क्या क्या इफेक्ट है, ठीक है। आई बात समझ में? तो पहला इफेक्ट हम लोग पढ़ते हैं, अ पेंसिल dipped partially in water appears bent। मतलब कि किसी पेंसिल को अगर हम पानी में डाल देते हैं, ठीक है, कोई एक ग्लास वाटर लेते हैं, उसमें पेंसिल को हम लोग डिप करते हैं, तो पेंसिल हमें थोड़ा टेढ़ा दिखाई देता है। इस फेनोमेना को भी हम लोग क्या बोलेंगे? ये रिफ्रैक्शन का ही इफेक्ट है, ठीक है। पेंसिल डिप्ड इन अ ग्लास ऑफ वाटर या फिर वाटर पार्शियली, तो अपीयर्स बेंड, ठीक है, ये पहला इफेक्ट होता है। अब दूसरा इफेक्ट क्या है? दूसरा इफेक्ट है जब हम किसी कॉइन को, अगर हम, आप लोग ये प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हैं, ठीक है, घर पे आप लोग क्या करिएगा, एक कॉइन को लीजिएगा और उस कॉइन को टब या बकेट में पानी भर लीजिएगा और उसमें डिप कर दीजिएगा, डाल दीजिएगा, तो ऐसा दिखाई देगा कि जो ओरिजिनल हाइट है उस कॉइन की, उस सरफेस ऑफ वाटर से वो थोड़ा सा ऊपर आ गई, मतलब इसको क्या बोलते हैं? अपरेंट हाइट, ठीक है, मतलब कुछ उसकी हाइट बढ़ गई है, ऐसा दिखेगा कि वो कॉइन जो है वो हमारे पास आ गया, ठीक है। अ कॉइन डिप्ड इन अ bucket filled with water appears elevated आई बात समझ में? अगर किसी कॉइन को हम बकेट में डाल देंगे, पानी भरे हुए बकेट में, तो हमें ऐसा दिखाई देगा कि वो कुछ ऊपर आ गया, इलेवेटेड मतलब ऊपर की तरफ आ गया है, ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। अब तीसरा इफेक्ट है, स्टार्स अपीयर ट्विंकलिंग इन द क्लियर नाइट स्काई वेयरएस प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल, ठीक है, ये भी एक रिफ्रैक्शन का ही, मतलब तारे जो चमकते हैं लेकिन प्लैनेट्स हमको नहीं दिखाई देते, ठीक है, ऐसा है ना, रात को हमें तारे तो दिखाई देते हैं लेकिन प्लैनेट्स नहीं दिखाई देते, ये भी एक ऐसा इफेक्ट है, ये रिफ्रैक्शन का ही इफेक्ट है। और बाकी इफेक्ट्स आप लोग पढ़ लीजिए खुद से, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, जो कि कभी कभी बोर्ड एग्जाम में हम लोगों से तो 2 या 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हमें ये दिया हुआ है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद वाटर कैसा होगा, क्या होगा, ठीक है। तो इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इस बात को समझते हैं क्या होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हेडिंग लगाइए, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या पढ़ना है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है?
मान लीजिए हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, क्या है, ग्लास रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ठीक है, क्या है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ठीक है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है हमारे पास। मान लेते हैं इस सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इस सरफेस को नाम दे देते हैं पी क्यू, ठीक है, और इस बात को इस सरफेस को हम लोग दे देते हैं नाम क्या, एम एंड एन। ये हमारे पास दो सरफेस हो गए किसी एक रेक्टेंगुलर स्लैब के, ग्लास स्लैब का, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ पे तो ग्लास हो गया, मीडियम क्या है यहाँ पे, इसको बोलेंगे ग्लास मीडियम हो गया, ठीक है। इस ग्लास के ऊपर साइड भी कैसा मीडियम है, एयर है, और नीचे साइड भी एयर है। आई बात समझ में, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब मान लेते हैं कोई एक इंसिडेंट रे आई और इस सरफेस से टकराने के बाद अब वो क्या करेगी, तो सबसे पहले हमें रे डायग्राम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिस सरफेस पे रे आके टकराएगी उस सरफेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। सबसे पहला काम परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल रे ड्रॉ करना है। ये हो गई नॉर्मल रे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इंसिडेंट रे और ये हो गया इंसिडेंट एंगल आई। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब देखिए कि एयर तो रेयरर होगा ग्लास के रिस्पेक्ट में, होगा कि नहीं, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम, यहां पे लिख दीजिए आर रेयरर और ये हो गया डेंसर। जब लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है तो किधर बेंड होती है, टुवर्ड्स नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, ठीक है। ये हो गया एंगल ऑफ आर यानी रिफ्रैक्टेड एंगल आर हो गया, ठीक है। आई बात समझ में। अब क्या हो रहा है, अब भी तो मीडियम चेंज हो रहा है ना, लाइट ग्लास से एयर की तरफ ट्रेवल करेगी, तो पहला काम क्या होना चाहिए हमारा, पहला हम लोगों का काम होना चाहिए कि इस सरफेस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है हमको। क्या ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है हमको। मैंने इस सरफेस पे एमएन सरफेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। अब ये एंगल कितना होगा, ये एंगल तो हो गया हमारे पास आर हो गया, आई बात समझ में, ये आर हो गया। अब ये देखिए कि ये जो परपेंडिकुलर मैंने इस सरफेस पे ड्रॉ किया है और इस सरफेस पे, ये दोनों ही परपेंडिकुलर आपस में क्या होंगी, दोनों ही पैरेलल होंगी। और किसी मतलब दो पैरेलल रेस को अगर कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करे तो जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देखिए जेड बन रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ है जेड, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। आई बात समझ में। तो ये हो गया हमारे पास एंगल I1 और ये हो गया रिफ्रैक्टेड एंगल R। तो अब देखिए लाइट जो ट्रेवल कर रही है वो कर रही है डेंसर से रेयरर मीडियम में, ये एयर क्या हो जाएगा, रेयरर मीडियम, ठीक है। डेंसर से जब रेयरर कोई भी लाइट रे ट्रेवल करेगी तो वो किधर बेंड होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी नॉर्मल से दूर जाना चाहेगी वो, ठीक है। और इसको, इस रे को जो बाहर लास्ट में हमें मिल रही है उसको क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे, क्या बोलेंगे, इमर्जेंट रे बोलेंगे, ठीक है। और ये बोलेंगे इसको इमर्जिंग एंगल, ठीक है, ई, ठीक है। अब यहां पे हम लोग लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को लगाते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, अब देखिए यहां पे साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ आर, साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर किसके बराबर होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। सेकेंड मीडियम क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। सही लिखा हुआ है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है वो एयर के रिस्पेक्ट में साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर के बराबर होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब इस सरफेस में हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाते हैं कि साइन ऑफ आई आर, साइन ऑफ आर यानी इंसिडेंट एंगल ये है, साइन ऑफ आर अपॉन
साइन ऑफ ई, साइन ऑफ आर अपॉन साइन ऑफ ई इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। ग्लास के रिस्पेक्ट में एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा साइन आर अपॉन साइन ई। समझ में आ रही बात? ये हो गया हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब हमें पता है, क्या पता है कि ये जो साइन ऑफ आई है, आई जो है वो किसके बराबर होगा, सॉरी ये देखिए दोनों में साइन ऑफ आर की वैल्यू सेम कॉमन होगी, तो यहां से साइन ऑफ आर की वैल्यू रखिए, साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर, दोनों को हम लोग क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। साइन ऑफ आर अपॉन साइन ऑफ ई, आई बात समझ में? अब यहां क्या होगा, ए यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। आई बात समझ में? साइन आर से साइन आर कैंसिल। अब यहां पे हम लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ ई इज इक्वल टू ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए। इतनी बात क्लियर है कैसे हुआ? मैंने क्या किया कि जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन था, फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड, इन दोनों इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। आई बात समझ में? इतनी बात क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको। क्लियर है इतनी बात? अब यहां से अगर हम लोग देखें तो ये क्या है, ये वर्टिकली या तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से अगर देखें एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है? तो ये जो इमर्जिंग एंगल होगा वो एंगल आई के बराबर होगा, जो इमर्जिंग एंगल होगा और एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो दोनों ही इक्वल होंगे। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई, और यहां से इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, 1, ठीक है? तो 1 इज इक्वल टू ए म्यू जी डॉट जी म्यू ए, ठीक है? यानी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर अगर हमें निकालना है तो ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। आई बात समझ में? जैसे कि अगर किसी एक, जैसे यहां पे दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास अगर हमें दिया हुआ है और हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो क्या करना है, उसको 1 बाई कर देना, 1 अपॉन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास दिया हुआ था यहाँ पे, और हमें निकालना जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो उसको डिवाइड कर देंगे 1 से, तो वो मिल जाएगा हमको दूसरे के रिस्पेक्ट में, ठीक है? तो ये आज का हमारा डेरिवेशन था। इतनी बात क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।